एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग द सीएमए एंटर बिजनेस लॉ। ओके, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेटली। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं लिया गया है, आपके सिलेबस का कुछ ऐसा पोर्शन है। सो आई एम नाउ गोइंग टू शो यू दैट कौन कौन से पोर्शन है एंड वी विल डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स see it on the screen. Okay, for CMA enter, this is how your contract syllabus looks like. Okay, this is your module for chapter 2, 2.1 से लेकर 2.13 तक यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। अब 2.1 जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में जाकर अब जब आप देखोगे तो यहीं से वीडियो शुरू होते हैं। ओके, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आपको जो पहले के वीडियोस हैं वहां मिल जाएंगे। उसके बाद वॉइड वॉइडेबल अग्रीमेंट्स, ये भी आपको पहले के वीडियोस में मिल जाएगा कवर्ड। देन कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद जो ये टॉपिक है 2.5, प्लीज मार्क इट, 2.5 ई कॉन्ट्रैक्ट्स, एसेंशियल एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल को जानने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, वो सारे डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद जो आपका ये है टॉपिक 2.6, कॉन्स्ट्रेंट्स टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के नाम से वीडियोस में मिल जाएंगी, जो पहले के वीडियोस हैं। इसको हम बेसिकली कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। और उसके बाद ये पूरा जो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, सारी चीजें हैं वो सब आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द वीडियोस वन बाय वन। ओके, फिर वीडियोस का जो लास्ट पार्ट आपको मिलेगा वहां पर आपको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, पॉइंट वाइज। जिस तरीके से आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आपके चैप्टर में जिस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, उससे बेटर वे में विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए काम आएंगे, वैसे पॉइंट्स और एग्जाम्पल के साथ में मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इन सारी चीजों को। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 2.8 है ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको ई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बताया। सेम विथ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में। देन इट इज इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मेजर, या फिर फोर्स मेजर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो ये भी जो क्लॉज है ये भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद टर्मिनेशन बाय नोवेशन, ये जिस वीडियो में आपको टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वहां पर ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। टेंडर प्रोसीजर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ये जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, वो सब मैंने अभी जो वीडियोस पिछले कुछ दिनों में डाले हैं वहां पर मैंने डिस्कस कर दिया है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे बेटर वे में हमने वीडियोस में आपको डिस्कस करके बता दिया है, समझा दिया है। सो प्लीज गो बाय द वीडियोस। जो पॉइंट्स मैंने आपको वीडियोस में दिए हैं, दोज पॉइंट्स आर मोर क्रोनोलॉजिकल और मोर कोहेरेंट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके चैप्टर में जिस तरीके से दिया हुआ है वो बहुत आगे पीछे है। अगर आप चैप्टर वाइज जाने की कोशिश करोगे, चैप्टर में जो मॉड्यूल्स है उसके हिसाब से जाने की कोशिश करोगे, तो इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू। ओके, सो ऑल दीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाया वही सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली नहीं दी गई है, वो अलग से कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली उनके सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है? तो इसको आपके सिलेबस का पार्ट इसलिए बनाया गया है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हो, रियल लाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिजनेसेस को चलाने के लिए होते हैं, बिजनेस क्लाइंट के बीच में, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में, या कहीं पर भी कोई
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर ये सारे क्या कहें इनको, प्रोविजंस आपको देखने को ओके। तो ये सारे प्रोविजंस इसीलिए आपको, या इनको हम क्लॉजेस कहते हैं, जब आप रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वी कॉल इट क्लॉजेस। ये सारे क्लॉजेस आपको वहां पर मिलेंगे। तो उन क्लॉजेस का क्या आपको मीनिंग निकालना है, यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। So this will be assignment of contract, representation and warranties, impossibility and force measure, tender procedure of government contract, and e-contracts. Okay? So एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए यू नीड टू नो द वेरी एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत से जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया जाता है, वहां से लेकर जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको जब आप कंप्लीट कर लोगे देन यू शुड कम टू दीज, क्योंकि ये जो है ये स्पेशल क्लॉजेस है जो रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, तब तक ये सारे क्लॉजेस आप नहीं समझ पाओगे। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, सो वी आर डिस्कसिंग दिस टुडे। सो द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ए और बी है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है। अब ए क्या करता है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज अबाउट गेटिंग अ हाउस, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए को पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद एक घर का ओनरशिप मिलता। अब ए ने क्या किया, अपने राइट्स को असाइन कर दिया टू सी। राइट्स असाइन कर दिया या ट्रांसफर करने का क्या मतलब है कि जो घर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए को मिलता, अब वो किसको मिल रहा है, अब वो मिल रहा है सी को। इसको हम कह रहे हैं असाइनमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जनरली असाइनमेंट राइट्स जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को वर्क करने में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, बिजनेसेस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फंक्शन में, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। कैसे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक साइंटिस्ट ए ने एक इन्वेंशन किया, एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कि लेट्स से जो कार्स हैं वो फ्यूल एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर पेट्रोल जो है वो और कम लगेगा, ज्यादा माइलेज देंगे व्हीकल्स। अब इसका जो पूरा, ठीक है, लेट्स चेंज द एग्जांपल, लेट्स मेक इट मोर सिंपल। एक साइंटिस्ट ने एक डिजीज के लिए एक वैक्सीन बनाया, ठीक है। अब साइंटिस्ट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उस वैक्सीन का करोड़ों बॉटल्स, वो करोड़ों वायल्स प्रिपेयर कर सके, ठीक है। वो कौन करेगा, वो कोई कंपनी कर सकती है, कोई फार्मा कंपनी कर सकती है। तो ऐसे में अब उसको बनाया किसने है, उस वैक्सीन को बनाया है साइंटिस्ट ए ने। तो उस वैक्सीन का पेटेंट कौन फाइल कर सकता है, साइंटिस्ट ए ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब उसको जब साइंटिस्ट ने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पर, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं है, वो साइंटिस्ट है, रिसर्च करना, नई चीजें खोजना उसका काम है, प्रोडक्शन करना, उसका बिजनेस करना उसका काम नहीं है। तो अब ऐसे में वो अपने पेटेंट के राइट्स का क्या करेगा। पेटेंट राइट्स का मतलब है कि सिर्फ पर्सन ए जिसने उस चीज को बनाया है वही उसको बना सकता है, और उस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी पर्सन उस वैक्सीन को क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अब ऐसे राइट्स का क्या फायदा जब उसका प्रोडक्शन वो नहीं कर सके, उसको मार्केट में नहीं बेच सके। तो अब वो क्या करेगा, वो किसी फार्मा कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा जहां पर वो अपने पेटेंट राइट्स को, ठीक है, पेटेंट राइट्स का मतलब सिर्फ पर्सन ए उसको बना सकता है, ये राइट्स वो उस फार्मा कंपनी को असाइन करेगा कि अब इस फॉर्मूला को यूज करके ये वैक्सीन बनाने का राइट्स पर्सन ए जिसने इसको खोजा था, वो कंपनी एबीसी को ट्रांसफर कर रहा है कि इस वैक्सीन को बनाकर मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। सो दिस इज हाउ असाइनमेंट ऑफ राइट्स फंक्शन। अब ये बड़े स्केल पे हो सकता है, छोटे स्केल पे हो सकता है। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल फंक्शनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बिजनेस किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, वहां पर असाइनमेंट ऑफ राइट्स काम आता है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। तो असाइनमेंट क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को सिंपलर और एफिशिएंट करता है। जो जो काम कर सकता है उसको वो राइट्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली मार्केट प्लेस में, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बैंक्स जो है वो असाइनमेंट के थ्रू लोन सिक्योर करते हैं, अनेबलिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू रिकवर लोन अमाउंट्स, ठीक है। लोन किसी ने बैंक ए से लिया, लेकिन
बैंक के पास लोन रिकवर करने की कैपेसिटी नहीं है, वो वैसे लोगों को नहीं हायर करता है जो जाकर घर घर जाकर लोगों से लोन का पैसा वापस ले। तो वो क्या करेगा, लोन रिकवर करने का जो राइट्स है वो किसी वैसे कंपनी को असाइन कर देगा जिनके पास लोग हैं, जो जिन लोगों ने लोन लिया उनको डराकर धमकाकर लोन के पैसे वापस ले। अब असाइनमेंट के लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? तो असाइनमेंट जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल हो जाता है तो असाइनी कैन सू अपॉन इट एंड लैक ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद असाइनी इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। ठीक है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ए और बी के बीच में, तो उस पर कौन सू कर सकता है? ए बी को सू कर सकता है, बी ए को सू कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी आकर ए बी को सू नहीं कर सकता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असाइनमेंट ऑफ राइट्स होता है, तो पार्टी सी भी जुड़ गया उस पर, तो पार्टी सी को जो राइट्स दिया गया है उसके लिए वो ए और बी को सू कर सकता है अगर उसके राइट्स को पूरा नहीं किया जा रहा है तब। सो ये एग्जांपल देखते हैं, ए ओज बी ₹500, बी ओज सी 500। B can assign the right to receive from A an obligation to pay C directly। ठीक है, तो C, A और B के कॉन्ट्रैक्ट में C पार्ट बन जा रहा है। C के पास पहले सू करने का राइट्स नहीं था, लेकिन B ने अपना राइट C को असाइन कर दिया, तो C अब A और B को अपने पैसे के लिए सू कर सकता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट के राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है, लेकिन सिर्फ ₹500 के लिए ही सू कर सकता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1000 का होता तो भी सी को अगर ₹500 का असाइन किया गया तो वो ₹500 के लिए ही सू कर पाएगा, पूरे के पूरे 1000 के लिए नहीं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर असाइनमेंट कहाँ मिलता है हमें, कहाँ से हम असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे हैं? तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 37 में। ठीक है, डिस्पेंसिंग विद परफॉर्मेंस बाय असाइनमेंट अलाउज पार्टीज टू डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस थ्रू असाइनमेंट। मतलब एक पार्टी का परफॉर्मेंस करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कब खत्म हो जाता है? अगर उसने अपने राइट्स को किसी दूसरे पार्टी को असाइन कर दिया है। पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, promises bind representatives in case of promiser's death। तो ये तो जो ऑब्लिगेशन का पार्ट है, ये जब आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो को देखोगे वहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि परफॉर्मेंस करने की ड्यूटी किसकी होती है और किस सिचुएशन में होती है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, अमित, अ वेल नोन आर्टिस्ट, promises टू पेंट फॉर सुमित। अब इसके बाद क्या होता है, अमित की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर एक पेंटिंग बनाना था, तो वो पेंटिंग कौन बना सकता था? अमित बना सकता था, और अमित ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था सुमित के साथ। अब अमित की डेथ हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमित के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो लीगल एयर्स हैं, वो आकर सुमित के लिए पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेंट करने का एक्सपर्टीज अमित के ही पास था। अब इसी के जगह पर अगर अमित ने सुमित को प्रॉमिस किया होता कि अमित जो है वो सुमित को ₹10,000 देने वाला है, और ₹10,000 देने के पहले ही अमित की डेथ हो जाती, तो वैसे सिचुएशन में अमित के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको सुमित सू कर सकता था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ₹10,000 अमित के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सुमित को देना होता। ये सारी चीजें यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, गो बैक टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि असाइनमेंट राइट्स अगर असाइन कर दिया गया है तो उस पर्सन का परफॉर्मेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। दूसरा कनेक्शन असाइनमेंट का सेक्शन 38 से है, जहां पर दूसरी पार्टी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया हो, तो इसके भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हो। लेकिन असाइनमेंट जहां पर हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पर असाइनी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज के कॉन्सेप्ट पे। अब ये रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब आप अग्रीमेंट्स देखोगे, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे, तो वहां पर ये क्लॉज आपको मिल सकता है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये क्या है, किनको हम रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज कहते हैं। अब ये जो वारंटीज है, इसके लिए आपको सेल ऑफ गुड्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सेल ऑफ गुड्स वाले वारंटीज नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेशंस क्या है? ट्रू स्टेटमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इंड्यूसिंग पार्टीज टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। दोनों पार्टीज जो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए राजी होने के लिए जो जो बातें कहती हैं, जो जो फैक्ट्स बताती हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। ओके, सो लेट्स से एक घोड़े को, हॉर्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। हॉर्स का ओनर ए है, वो बेच रहा है बी को, बी खरीदने वाला है। अब ए घोड़े के बारे में जो जो फीचर्स बताएगा कि वो किस ब्रीड का है, कितने एज का है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी कैसी है,
रेस में वो कितना काम आ सकता है, कैसा एफिशिएंसी है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये सारी चीजें जो ए बता रहा है उस हॉर्स के बारे में, इसको हम रिप्रेजेंटेशंस कह रहे हैं। ओके, लेकिन वो सब ट्रू स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तब हम उनको रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिप्रेजेंटेशन तो डिफाइन नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 18। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? गलत बातें बताना, जो ट्रू नहीं है उसको बताना। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन का ऑपोजिट है रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन है झूठी बातें बोलना, जो फैक्ट नहीं है वो बोलना, और रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो एक्चुअल फैक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो बताना। सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो विदाउट फ्री कंसेंट बना है तो वो वॉइडेबल है। कोअर्जन, फॉर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकी वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन किस सिचुएशन में वॉइडेबल नहीं है? जब पार्टीज के पास अपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस से जो ट्रुथ था या जो फैक्ट था उसको डिस्कवर करने का चांस था, तो वैसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं रह जाता है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, वी आर नॉट स्टडिंग सेक्शन 18 और 19, लेकिन वी आर स्टडिंग कि कैसे एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट जब आप देखते हैं जो किसी बिजनेस के लिए बनाया गया है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और रिप्रेजेंटेशन अगर ट्रू नहीं है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमें क्या पता है कि सेक्शन 19 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस, अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वारंटी का क्लॉज मिलता है तो उस वो क्या है, वारंटी क्या है, और वो इंडेमनिटी से कैसे रिलेटेड है। तो वारंटीज जो है उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वारंटी क्या है? वारंटी से हम समझते हैं प्रोमिसेस ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इफ वारंटीज आर ब्रीच्ड इट जनरली गिव्स राइट्स टू इंडेमनिफिकेशन। मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो ट्रू फैक्ट्स बताया जा रहा है अबाउट दैट हॉर्स, जो हॉर्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब उसके साथ में क्या है? अब अगर वो ट्रू नहीं है, फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलत बातें बताई गई हैं, गलत फैक्ट्स बताए गए हॉर्स के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। जो पर्सन हॉर्स को खरीद रहा है एक ही सेलर की बातों को सुनकर, उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि उसे अगर पता चलता है कि जो सेलर ने बताया था हॉर्स के बारे में वो सारी चीजें गलत है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। लेकिन वारंटीज में क्या है? वारंटीज का मतलब है कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सब्सिडियरी फैक्ट्स जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बदले अगर लॉसेस हो रहा है तो उसके लिए इंडेमनिफिकेशन लिया जा सकता है। जैसे लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल ऑफ द हॉर्स। सो लेट्स से ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि हॉर्स जो है वो परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में है, उसको किसी तरह का डिजीज नहीं है, और वो तुरंत इमिडिएटली किसी भी रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। हॉर्स को बी जो है वो रेस के लिए ही खरीद रहा था। अब बी जब हॉर्स को खरीद लेता है और वो रेस की प्रैक्टिस करवा रहा होता है हॉर्स को, तो उसको पता चलता है कि हॉर्स के लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसका जो लेग्स है वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है? बी को एक डॉक्टर को बुलाकर, वेटनरी को बुलाकर चेकअप करवाना होता है, कुछ मेडिसिन पे एक्सपेंडिचर होता है, उस कॉस्ट उस हॉर्स के हेल्थ को परफेक्टली फाइन करने के लिए, ताकि वो रेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। हॉर्स जो है वो कंप्लीटली अनफिट नहीं है फॉर रेस। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली अनफिट होता तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता, लेकिन अभी टेम्पररी हॉर्स के लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अच्छे से दौड़ नहीं पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है वो कौन बेयर करेगा? वो अब ए बेयर करेगा, सेलर, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ वारंटी किया है। ठीक है, जो प्रॉमिस उसने किया था उससे जो सब्सिडियरी प्रोमिस है जो 100% करेक्ट नहीं निकला, जो मेन प्रॉमिस नहीं था, जो सब्सिडियरी फैक्ट्स था, उसकी ब्रीच की वजह से क्या होगा? जो बायर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? वो सेलर करेगा। सो दिस इज वारंटी। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। आप एक फोन खरीदते हो, ठीक है, और फोन इज वर्किंग फाइन। फोन में अगर कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, वो ऑन नहीं हो रहा है, किसी तरह का उसका कुछ स्क्रीन टूटा हुआ है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट जो फोन है उसको आप जाकर वापस करोगे दुकान वाले को। लेकिन फोन परफेक्टली काम कर रहा है, उसके साथ में
फ़ोन का एक कवर दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक डील पैकेज था जहाँ पर फ़ोन के साथ पे फ़ोन का कवर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। अब वो जो कवर है उसके ऊपर स्क्रैचेज़ हैं, वो परफेक्टली न्यू ब्रांड न्यू कंडीशन में नहीं है, उसके ऊपर में स्क्रैचेज़ हैं। अब उसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं कर सकते हो, आप फ़ोन को लौटा नहीं सकते हो। आप क्या करोगे? आप शॉपकीपर को बोल सकते हो कि या तो कवर मुझे रिप्लेस करके दो, एक नया कवर दो उसके साथ, या फिर आप ये कहोगे कि कवर का जो प्राइस है वो मुझे वापस कर दो। सो दिस इज़ वारंटी। जो कवर के साथ में जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ वारंटी, वो एडिशनल है कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। मेन कॉन्ट्रैक्ट उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मेन कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फैक्ट्स आपको फ़ोन के बारे में बताया गया है, वो है रिप्रेजेंटेशन। और जो कवर के बारे में जो बोला गया है, जो क कि वो ब्रांड न्यू होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, वो है वारंटी। तो वारंटी की वजह से आप अगर वो ट्रू नहीं है या वारंटी ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन लिया जाता है, मतलब इंडेमनिफिकेशन लिया जाता है। और इंडेमनिफिकेशन आपको पता है सेक्शन 124, 125 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज हाउ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आर कनेक्टेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। और ये नाम आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वहां पर लिखे हुए मिल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज से रिलेटेड ये एक केस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस पुणे सोलापुर रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया? बेस्ड अपॉन ब्रीच ऑफ वारंटीज, कोर्ट ने डैमेजेस पे करने को कहा जिसने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया था, जिसने ब्रीच ऑफ वारंटी किया था। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि फोन का कवर इज नॉट वर्किंग, अच्छे कंडीशन में नहीं है, प्रॉमिस के हिसाब से उस ब्रांड न्यू कंडीशन में नहीं है, तो दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो कुछ इसी तरह का ये केस है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम फॉर एग्जाम्पल। तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।